Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम बायोमोलिक्यूल के साथ डील करते हुए आए थे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल में हमने देखा था कि कौन कौन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और कैसे उन्हें एनालाइज करते हैं, और एंजाइमेटिक एक्शन को भी हमने देखा था। उसके बाद उसी सीरीज में 11th क्लास का जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आज के सेशन में हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी होता क्या है बेसिकली, उस चीज को डिस्कस करेंगे। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है उनका डिस्कशन करेंगे। सो द थीम ऑफ टुडेज सेशन इज जनरल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, और हमने कुछ एक स्लाइड्स डिजाइन करी हैं जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। तो बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे आज के सेशन की थीम है। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि ह्यूमन क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होती है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ह्यूमन एंड व्हाट इज द फिजियोलॉजी, ठीक है। बिकॉज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सेगमेंट को डील करने के लिए स्टार्ट करेंगे, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन का मतलब क्या है और फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है। देन हम नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारे जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर डिस्क्राइब्ड है उनका डिस्कशन करेंगे। सो द ह्यूमन इज हाईली इंटेलिजेंट प्राइमेट, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि एनिमल्स जो है वो प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उनके बेसिस पर। तो जो हाईली इंटेलिजेंट प्राइमेट होते हैं उन्हें हम ह्यूमन बोल देते हैं, ठीक है। बिकॉज प्राइमेटा में तो बहुत सारे एनिमल इंक्लूडेड है, लेकिन जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें अपन बोल देते हैं ह्यूमन। एंड द हाईली इंटेलिजेंट मीन्स एनिमल्स हैविंग मोर क्रेनियल कैपेसिटी, यानी कि जो ब्रेन साइज है, क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी बेसिकली जो ब्रेन साइज है उसे डिनोट करने का एक रेफरेंस है, ठीक है। तो ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसी भी अगर प्राइमेट के पास है दैट मीन्स वो प्राइमेट जो है वो हाईली इंटेलिजेंट है, और हाईली इंटेलिजेंट प्राइमेट्स को ही अपन क्या बोल देते हैं, ह्यूमन बोल देते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हैविंग मोर आईक्यू लेवल, या फिर जिनका आईक्यू लेवल यानी कि इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस क्वेसेंट जो है वो अगर ज्यादा है, ठीक है, इंटेलिजेंसी का क्वेसेंट ज्यादा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी क्वेसेंट होता है वैसे ही इंटेलिजेंसी का भी क्वेसेंट होता है। उस लेवल से अगर कोई भी प्राइमेट हाई लेवल वाला है दैट मीन्स वो क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। तो और फिर आता है प्राइमेट्स का मतलब क्या है। प्राइमेट्स का मतलब होता है एनिमल्स हैविंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन एज दियर रिप्रोडक्टिव साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं अलग जो एनिमल्स हैं अलग अलग, उन सब एनिमल्स में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जिसमें सारे के सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं। तो अगर किसी भी प्राइमेट्स का मतलब है किसी भी एनिमल में अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल के फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन प्रेजेंट है दैट मीन्स वो क्या है, प्राइमेट एनिमल है, ठीक है। तो ह्यूमन का मतलब हमने समझा, जो कि हाईली इंटेलिजेंट प्राइमेट है उन्हें ह्यूमन बोल देते हैं। इंटेलिजेंसी या तो हम क्रेनियल कैपेसिटी के बेसिस पर डिफाइन करेंगे या फिर आईक्यू लेवल पर, लेकिन अगर मैं मोर अप्रोप्रिएट की बात करूं यानी कि अगर किसी एनिमल की इंटेलिजेंसी को डिफाइन करना है तो हम क्रेनियल कैपेसिटी को ही मेन रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। बिकॉज आईक्यू लेवल जो होता है वो डिफर कर सकता है, यानी कि मैं अगर बात करूं मैं किसी टास्क में अगर मैं बार बार में उस टास्क को प्रैक्टिस करता हूं तो मेरा आईक्यू लेवल उस टास्क में बूस्ट हो सकता है, लेकिन क्रेनियल कैपेसिटी में कितनी भी प्रैक्टिसेस किसी भी टास्क के लिए कर लूं क्रेनियल कैपेसिटी को मैं ऑल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। सो अगर ज्यादा अच्छा तरीका मैं इंटेलिजेंसी को डिफाइन करने का मानूं तो वो होगा क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, विच इज एक्चुअली डिफाइन और डिनोट द ब्रेन साइज, ठीक है। And the physiology is the scientific study of functions and mechanism in a living system, यानी कि कोई भी लिविंग सिस्टम है उसमें क्या क्या फंक्शन प्रेजेंट है, और जो वो फंक्शन जो है जैसे कि अलग अलग फंक्शन है, जैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन है, सर्कुलेटरी फंक्शन है, तो
ये सारे फंक्शंस किसी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है, उनकी साइंटिफिक स्टडी और इन फंक्शंस की मैकेनिज्म क्या है, यानी कि जैसे कि सर्कुलेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, इन सब की मैकेनिज्म क्या है इस लिविंग बॉडी में, उसे अपन फिजियोलॉजी के अंडर देखते हैं। फिजियोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ ऑर्गेनिज्म, organ system, individual organ, tissues, cells and biomolecules carry out the chemical and physical function in a living system. सिंपली मैं अगर बात करूं, कोई भी लिविंग सिस्टम जो होता है उसका बेसिक जो रूट होता है या फिर बोल सकते हैं फंडामेंटल होता है वो है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल का डिस्कशन हमने जस्ट अर्लियर सेगमेंट में करा है। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि एक लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट होकर सेल्स को बनाते हैं, सेल्स देन टिश्यूज को फॉर्म करती है, देन टिश्यूज ऑर्गन, ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो सिंपली फिजियोलॉजी जो है इन सारे ऑर्गन्स या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल की फंक्शनिंग स्टडी को क्या करती है, फोकस करती है। और इसी रेफरेंस में ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज स्पेशली ऑफ जियोलॉजी which deals with the scientific study of functions and mechanisms in a human body। अगर ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे फंक्शंस हैं तो उनकी कोई ना कोई मैकेनिज्म होगी, और ये मैकेनिज्म किस वजह से होगी, बिकॉज वहां पर भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज, सेल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनकी फंक्शनल मैकेनिज्म क्या है, ये अगर ह्यूमन के रेफरेंस में हम बात करें तो उसे ह्यूमन फिजियोलॉजी बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीट यूजी सिलेबस and NCERT reference textbook, the human physiology unit includes 7 chapter। ठीक है, लगभग 7 चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है एंड दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेकंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थर्ड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, फोर्थ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन, फिफ्थ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सिक्स्थ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड द लास्ट सेवेंथ इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये 7 चैप्टर हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सेगमेंट पे इंक्लूडेड है। जैसे कि ये एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को। इस ह्यूमन बॉडी में अलग अलग, देखो हमने क्या देखा था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या है, इन सब का डिस्कशन करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सेगमेंट में। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है या फिर एनिमेशन है वो दिखाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंबाइंड फॉर्म को, जिसमें अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम इंक्लूडेड हैं। तो पहला जो सेगमेंट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हमारा चैप्टर जो है वो बताता है कि जो फूड होता है, जैसे कि फूड हमने इंटेक करा, ठीक है, ये वाला फूड हमने इंटेक करा, ये कैसे ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और इन पार्टिकल्स का सर्कुलेटरी स्ट्रीम में, सर्कुलेटरी स्ट्रीम के अंडर हमारा ब्लड या फिर लिम्फ आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कैसे ये पहुंच पाता है। बेसिकली डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, बड़ा फूड पार्टिकल जो कि हमने इंटेक करा वो छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, और छोटे पार्टिकल्स जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है बेसिकली वी कैन से वो एब्जॉर्प्शन के मेथड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, हमारे सर्कुलेटरी स्ट्रीम में पहुंचता है। तो यही हमारे इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं ह्यूमन बॉडी में और कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। जैसा कि ये हमारे इस सेगमेंट, माउथ वाले सेगमेंट से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी ईसोफेगस हो गई, जिसे फूड पाइप का नाम दे देते हैं अपन। ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया। ये हमारी इंटेस्टीन हो गई, इंटेस्टीन के अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन दोनों इंक्लूडेड रहती हैं। और ये फाइनल सेगमेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है एनस या फिर एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेगमेंट आता है चैप्टर नंबर 2 विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाला जो चैप्टर होता है वो कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ करते हैं और कैसे उन ब्रीथ करी गई गैसेस का एक्सचेंज हमारी बॉडी में होता है। बेसिकली जो ब्रीथ होता है वो 2 चीजों का सम है। पहला होता है हमारा इनहेल और दूसरा होता है एक्सहेल।
सिंपली अगर किसी गैस को यानी कि गैसेस मिक्सचर को बेसिकली अपन इनहेल करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं बेसिकली, और स्पेशली किसी ऑक्सीजन या फिर किसी स्पेसिफिक गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इनको अपन इनहेल नहीं करते हैं, ये गैसेस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो गैसियस मिक्सचर को बॉडी के अंदर लेना इनहेल और बॉडी से बाहर निकालना एक्सेल होता है। तो एक ब्रीथ जो है वो बेसिकली इनहेल और एक्सेल का सम है। ठीक है, तो ये डिस्कशन है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम जो होता है वो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है बेसिकली। ठीक है, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर थ्रू द विंड पाइप और ट्रैकिया ये जाता है हमारे लंग्स को। ठीक है, ये है हमारे लंग्स। तो इस टाइप से जो है हमारी गैसेज जो है एनवायरमेंट से, ये है हमारा एनवायरमेंट और ये है हमारी बॉडी एनवायरमेंट या फिर बोल सकते हैं इसको अपन बॉडी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर। ठीक है, और ये वाला जो चैप्टर है वो हमें ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंट फ्लूइड्स हैं जो कि मेनली ब्लड और लिम्फ है, इनके बारे में बताता है। और ये सारे के सारे बॉडी फ्लूइड्स जो है वो पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होते हैं। तो हमारा मेन जो है एक सिस्टम होता है हार्ट, जो कि मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ये ऑर्गन जो है बहुत सारे पाइपलाइन से जुड़ा रहता है। ये हार्ट है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पाइपलाइन है। पाइपलाइन फर्दर छोटी पाइपलाइंस और वो वाली पाइपलाइंस भी फर्दर बहुत छोटी छोटी पाइपलाइंस में डिवाइडेड रहती हैं। ठीक है, तो हार्ट जो है इस प्रकार से काम करता है कि यहाँ जो इसमें फ्लूइड है, बेसिकली इसमें ब्लड जो है वो रहता है। ये ब्लड जो है यहाँ से पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट हो, तो इस मैकेनिज्म की स्टडी अपन अंडर द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। उन एक्टिविटीज के अंडर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज आती है। ठीक है, लेकिन बेसिक मैं अगर बात करूं तो कैटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनके फाइनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ साथ कुछ एक बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो वेस्ट का काम करते हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी में वेस्ट है। वेस्ट का मतलब होता है बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। इनकी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अगर अमाउंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, तो इन्हें रिमूव करना भी जरूरी है हमारी बॉडी से। तो इस सेगमेंट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, हम इन सारे वेस्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये कैसे बनते हैं इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे, और इनको बॉडी से बाहर कैसे रिमूव करा जाता है इसे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस सेगमेंट में हम किडनी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किडनी जो है फर्दर देखो, किडनी जुड़ी है यूरेटर से, और यूरेटर जो है फाइनल जाकर ओपन होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा में ओपन होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारी किडनी में बना कोई भी वेस्ट जो है किडनी से क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर होकर ये जो है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाता है। इसके बाद सेगमेंट है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और इस चैप्टर में हम कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करती है या एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, और ह्यूमंस बेसिकली कैसे लोकोमोट करते हैं। अब मैं मूवमेंट की बात करूं, जैसे कि ये मैं हाथ को मूव कर रहा हूं, मूविंग बाय हैंड, दैट इज नॉन एज मूवमेंट। बट ऐसी एक्टिविटीज मेरी बॉडी में हो जिनसे मेरी लोकेशन चेंज हो जाए, जैसे कि मैं स्टूडियो से बाहर चला जाऊं, जैसे कि स्टूडियो मेरी पहली लोकेशन है मेरी स्टूडियो। ठीक है, और दूसरी लोकेशन पे मैं चला जाऊं, यहां से दूसरी लोकेशन है मैं अगर आउट ऑफ टाउन चला जाऊं तो इसे अपन बोल देंगे लोकोमोशन। ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं बात करूं जो भी लोकोमोशन है वो किसका रिजल्ट है, मूवमेंट्स का रिजल्ट है। बिकॉज जो मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनते हैं, यानी कि मसल्स जो हैं और बोन्स जो हैं, वो दोनों जो हैं मूवमेंट वाली एक्टिविटी में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती है। यानी कि मसल्स, जैसा कि हमने देखा था, कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेबिलिटी रखती है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है बोन्स को क्या कराती है, मूव कराती है, और इन बोन्स में जैसे ही मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मूवमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। और ये सारे के सारे मूवमेंट्स अगर लोकेशन को चेंज कर दे किसी इंडिविजुअल के तो उसे अपन लोकोमोशन बोल देते हैं।
ठीक है। ये देखो, ये जो रेड वाला सेगमेंट है ये मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो सेगमेंट है ये बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लोकोमोटरी सिस्टम की, लोकोमोटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, यहाँ पर मसल्स और बोन्स। ठीक है, दो चीजों से मिलकर हमारा लोकोमोटरी सिस्टम फॉर्म होता है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेगमेंट। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो रेगुलेटरी और कंट्रोल सिस्टम होता है ये एक प्रॉपर मैनर में फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर पाता है। तो इसके लिए हमने देखा है कि ये क्रेनियम है, यानी कि ब्रेन बॉक्स है क्रेनियम, और इस क्रेनियम में हमारा ब्रेन वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट है, ब्रेन हमारा प्रेजेंट है, और ब्रेन से जुड़ी हुई देखो छोटे छोटे फाइबर्स हैं। ठीक है, ये फाइबर्स कहलाते हैं नर्व। ठीक है, और ये नर्व जो होते हैं ये ब्रेन से मिली किसी भी सिग्नल को हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसके बाद हमारा सेगमेंट आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये चैप्टर हमें हमारी बॉडी में प्रेजेंट कंट्रोल और रेगुलेटरी सिस्टम को बताता है, जो कि एक्सेप्ट द न्यूरल सिस्टम है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अलावा भी हमारी बॉडी में एक कंट्रोल और रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके बारे में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला सेगमेंट हमें बताता है। और ये सेगमेंट जो है कैसे एक प्रॉपर मैनर में काम करता है ये भी ये वाला सेगमेंट बताता है। अब अगर हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम नाम का एक कंट्रोल एंड रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो फिर इस केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले सेगमेंट की क्या नीड रही। तो इसका क्लियरिफिकेशन मैं कर देता हूं, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है हमारी बॉडी में जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, तो हमारी बॉडी में इस एंडोक्राइन सिस्टम की नीड कहाँ है। इसका क्लियरिफिकेशन ये है कि जो न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम या नर्व जो होते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक सेगमेंट को नहीं जा पाते। मैं अगर बात करूं जैसे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारा न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जा रहा है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंक्लूडेड सेल्स हैं, एक इंडिविजुअल सेल जो है इस सेल तक हमारा सिस्टम जो है, जो कि रेगुलेटरी सिस्टम नॉन एज नर्वस सिस्टम, वो नहीं जा पाता है, यानी कि एक नर्व फाइबर इंडिविजुअल सेल तक नहीं जा पाता। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी हमें मैकेनिज्म को कंट्रोल करना है, यानी कि सेल भी क्या है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट है हमारी बॉडी का, इसमें भी सारी की सारी प्रोसेस जो है एक अच्छे मैनर में चलती हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा नर्वस सिस्टम वहां तक स्प्रेड नहीं है तो क्या हो, तो इसके लिए जहां पर हमारा नर्वस सिस्टम एंड हो जाता है, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ एंड हो गया, यहाँ इस एंड पार्ट से, ठीक है, एंड पार्ट से कुछ एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये केमिकल सब्सटेंस जो है वो जाने जाते हैं हार्मोन के नाम से, और ये हार्मोन जो है वो फर्दर स्प्रेड होते हैं सेल्स तक, और सेल्स को क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस होते हुए भी एंडोक्राइन सिस्टम की क्या नीड हमारी ह्यूमन बॉडी में है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ऑल ओवर बॉडी स्प्रेड तो होता है, लेकिन इंडिविजुअल सेल्स तक या कुछ एक ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी के जहां तक वो स्प्रेड नहीं होता है। तो वहां भी हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करना है, तो वहां पर हमें एंडोक्राइन सिस्टम चाहिए, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूडेड मैनी काइंड ऑफ हॉर्मोन्स दैट कैन रेगुलेट द इंडिविजुअल सेल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारा जनरल डिस्कशन हो गया अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेगमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे फूड पार्टिकल्स जो कि हम इंटेक करते हैं या फूड स्टफ इंटेक करते हैं वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म उनमें इंक्लूडेड है, और उन मैकेनिज्म में कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक्स।